फिल्म की शुरुआत टिम से होती है, जो एक बहुत ही टैलेंटेड गेम डेवलपर है। वो अपने काम में इतना डूबा रहता है कि उसकी दुनिया सिर्फ उसके लैपटॉप तक ही सिमट गई है। हम उसे उसके अपार्टमेंट में एक अर्जेंट ऑनलाइन मीटिंग में देखते हैं। उसके चेहरे पर काम का तनाव साफ दिख रहा है और वो किसी बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसका इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है। जैसे ही उसका ध्यान काम से हटता है, वो अपने खालीपन को महसूस करता है और उन कड़वी यादों में खो जाता है जिनसे वो भाग रहा था। उसे अपनी पत्नी ओलिविया के साथ बिताए खुशनुमा पलों के फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो उन दिनों को याद करता है जब ओलिविया प्रेग्नेंट थी और वे दोनों अपने होने वाले बच्चे के सपने बुन रहे थे। लेकिन एक मेडिकल प्रॉब्लम के कारण उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था। अचानक घर का दरवाजा खुलता है और ओलिविया अंदर आती है। उसकी अचानक मौजूदगी से टिम चौंक जाता है, जैसे कि वो कोई ऐसा बोझ लेकर आई हो जिससे वो बचना चाहता था। उसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट दिखती है। वे दोनों बिना कुछ कहे नीचे जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात उनके बिल्डिंग मैनेजर से होती है। मैनेजर एक हंसमुख इंसान है और वो बताता है कि बिल्डिंग की मरम्मत पूरी हो चुकी है और जल्द ही कवर हटा दिए जाएंगे। तभी उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। मैनेजर बताता है कि पोर्ट एरिया में एक बड़ी आग लग गई है। टिम और ओलिविया आगे बढ़ते हैं। ओलिविया उसे अपनी पुरानी वैन दिखाती है, जो अभी अभी सर्विस से वापस आई है। ये वैन सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि उनके अतीत की निशानी है। वे दोनों वैन में बैठकर पिज्जा खाते हैं और बातें करते हैं। ये पल उनकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा पल होता है। ओलिविया टिम से कहती है, चलो पेरिस चलते हैं, जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे। वो बताती है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब वे उस हादसे के दर्द से बाहर आकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती है। टिम मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। वो जाना तो चाहता है, लेकिन अभी नहीं। तभी उसके ऑफिस से कॉल आ जाता है और वो फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाता है। अगली सुबह टिम की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी पत्नी सामान के साथ जाने के लिए तैयार खड़ी है। उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला ले लिया है। वो टिम से कहती है, तुम कभी नहीं बदलोगे, और उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने लगती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर दोनों की सांसें थम जाती है। दरवाजे के बाहर एक अजीब सी दीवार ने रास्ता रोक रखा है। ओलिविया को लगता है कि ये सब टिम ने किया है। वो उसे इसे हटाने के लिए कहती है। टिम खुद भी हैरान है और समझ नहीं पाता कि ये क्या है। वे दोनों मिलकर दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होता। ओलिविया अपने फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल नहीं है। टिम वाईफाई चेक करता है, वो भी पूरी तरह से बंद है। वे दोनों सिग्नल ढूंढने लगते हैं। तभी टिम देखता है कि जब वो फोन को दीवार के पास ले जाता है तो फोन में कुछ अजीब सी गड़बड़ी होने लगती है। ओलिविया ड्रिल मशीन से दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर एक खरोंच तक नहीं आती। वे हर तरफ कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह वही मजबूत रहस्यमयी दीवार है। वे दोनों हैरान हैं कि कोई पूरी बिल्डिंग को इस तरह से कैसे बंद कर सकता है। तभी उन्हें बगल के कमरे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वे दीवार में एक छेद करते हैं और देखते हैं कि दूसरी तरफ एक आदमी और एक औरत भी फंसे हुए हैं। वो आदमी घबराया हुआ है और बताता है कि उन्होंने ये कमरा सिर्फ एक रात के लिए किराए पर लिया था, लेकिन अब वे भी यहाँ फंस गए हैं। टिम और ओलिविया भी बताते हैं कि वे भी इसी परेशानी में हैं। ओलिविया पूछती है, क्या आपने रात में कुछ अजीब देखा? वो जवाब देता है कि वे तो सो गए थे और जब सुबह उठे तो घर की ये हालत थी। ओलिविया उस डरी हुई औरत को दिलासा देती है। टिम देखता है कि अब पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। वे दोनों कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। टिम कहता है, ये सब एक वीडियो गेम जैसा लग रहा है, लेकिन उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, ये तुम्हारे किसी घटिया गेम जैसा नहीं है, ये एक असली समस्या है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जब ओलिविया वहां से चली जाती है तो टिम गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारता है। तभी उसकी नजर दीवार पर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि उसके टूटे हुए फोन की चिप उस दीवार में चिपक गई है। टिम को समझ आता है कि यह दीवार एक चुंबक की तरह काम कर रही है। तभी ओलिविया आती है और अपनी बहस के लिए माफी मांगती है। टिम एक चम्मच लेकर उसे दीवार पर चिपका कर दिखाता है। अब वे दोनों लोहे की सारी चीजें इकट्ठा करके दीवार पर लगाते हैं। ओलिविया देखती है कि 4 जगहों पर चुंबकीय शक्ति ज्यादा मजबूत है, लेकिन तभी वे लोहे की चीजें कांपने लगती हैं और हवा में उड़कर उनकी तरफ आने लगती है। टिम ओलिविया को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। तभी ओलिविया देखती है कि टिम को चोट लगी है। लोहे के कुछ टुकड़े उसकी पीठ में चुभ गए हैं। वो उन्हें निकालती है और उसकी चोट पर पट्टी बांधती है। कुछ देर बाद बगल के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों उस तरफ भागते हैं
और उन लोगों को आवाज देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तब वे दीवार में बने छेद को बड़ा करके उनके फ्लैट में घुस जाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए टिम हाथ में एक बैग लेता है और ओलिविया पेपर स्प्रे। वे दोनों जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, देखते हैं कि एक औरत बिस्तर के पास जमीन पर पड़ी हुई है। ओलिविया उस औरत को उठाती है, जबकि टिम उस आदमी को ढूंढ रहा होता है। अचानक वो आदमी टिम पर हमला कर देता है। वो टिम पर कूदकर उसे जमीन पर पटक देता है। ये देखकर ओलिविया तुरंत आगे आती है और उस आदमी की आंखों पर पेपर स्प्रे मार देती है। टिम उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मार्विन की पत्नी उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। वो बताती है कि मार्विन ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि दीवार तोड़ते समय वो खुद ही गिर गई थी और शायद उन दोनों ने पिछली रात कुछ ज्यादा पी ली थी। टिम मार्विन के होश में आने तक उसके हाथ बांध देता है। मार्विन की पत्नी उन्हें बताती है कि वे पति पत्नी हैं। टिम पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेता है और उसे एक स्टोर रूम मिलता है, जहां से उसे एक बड़ा सा हथौड़ा मिलता है। टिम उस हथौड़े से दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मार्विन जाग जाता है और कहता है ये हथौड़ा कोई काम का नहीं है। टिम उससे पूछता है तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। मार्विन हैरान हो जाता है। उसकी पत्नी बताती है कि मार्विन ड्रग्स लेता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। ओलिविया, जो एक आर्किटेक्ट है, एक नया सुझाव देती है। वो कहती है कि हमें फर्श के रास्ते से बेसमेंट में जाना चाहिए। वो बताती है कि ये बिल्डिंग युद्ध के समय की है, इसलिए यहाँ विस्फोटों से बचने के लिए एक सुरंग या शेल्टर जरूर बनाया गया होगा, जो किसी रेलवे लाइन से जुड़ा होगा और हम उसी रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर सभी मिलकर फर्श तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। मार्विन कहता है कि कोई उन्हें बेवकूफ बना रहा है और उसे शक है कि बिल्डिंग मैनेजर इस सब में शामिल है। आखिरकार वे फर्श तोड़कर एक बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं और टिम सबसे पहले नीचे उतरता है। वो अपने पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े आदमी को आवाज लगाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एक बंदूक लेकर आता है और टिम को वापस ऊपर चढ़ने की धमकी देता है। वो कहता है कि वो अपना खाना और जरूरी सामान किसी के साथ नहीं बांटना चाहता। ओलिविया और बाकी सब मिलकर उसे समझाते हैं और अपना प्लान बताते हैं। बूढ़ा आदमी मना कर देता है और किसी और रास्ते से जाने को कहता है। तभी बूढ़े आदमी की पोती आती है। वो कहती है कि अगर सब मिलकर काम करेंगे तो वे बाहर निकल सकते हैं। उसकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी मान जाता है। सभी नीचे आते हैं। टिम मार्विन के हाथ खोल देता है और उससे फर्श तोड़ने में मदद करने के लिए कहता है। अचानक टिम को एक डिवाइस दिखाई देता है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक कैमरा होता है। वो बूढ़े आदमी से पूछता है क्या तुमने ये कैमरा लगाया है। बूढ़ा आदमी मना करता है और बताता है कि ये कैमरा बिल्डिंग मैनेजर ने लगाया था। टिम एक और जगह जाता है और एक और डिवाइस खोलता है, जिसमें भी एक कैमरा लगा होता है। ओलिविया कहती है कि हमें बिल्डिंग मैनेजर से पूछना चाहिए, वो अगले फ्लैट में रहता है। सब मिलकर दीवार तोड़ते हैं और उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन जो देखते हैं उससे सब हके बके रह जाते हैं। बिल्डिंग मैनेजर मरा हुआ है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। उसके हाथ भी वहां से गायब है। ये देखकर मार्विन को उल्टी आ जाती है और वो वॉशरूम चला जाता है। उसकी पत्नी भी उसके पीछे जाती है। ओलिविया भी घबराकर वहां से चली जाती है। टिम बिल्डिंग मैनेजर का फोन चेक करता है, जिसमें इस दीवार की कई तस्वीरें होती है। सब फिर से फर्श तोड़ने का काम शुरू करते हैं। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ फर्श टूट जाता है और टिम, मार्विन और उसकी पत्नी नीचे गिर जाते हैं। बूढ़े आदमी की पोती भी नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है। बूढ़ा आदमी उसे बंदूक देता है और कहता है कि वो अकेले जाए और वो यही रुकेगा, लेकिन उसकी पोती जबरदस्ती उसे भी साथ ले जाती है। जैसे ही वे नीचे का रास्ता बनाते हैं, एक आदमी अपने हाथ उठाकर वहां आता है। वो अपना परिचय देते हुए कहता है कि उसका नाम यूरी है और इस फ्लैट में रहने वाला आदमी उसका दोस्त था और वो कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने आया था। वो उनसे पूछता है कि वे फर्श क्यों तोड़ रहे हो, और जैसे ही वो उनका प्लान सुनता है हंसने लगता है। वो बताता है कि ये दीवार उनकी सुरक्षा के लिए है और ये एक हाईटेक सिस्टम है जो किसी भी हमले से बचाता है। टिम उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। यूरी के पास कोई खास जवाब नहीं होता और वो अजीबोगरीब बातें करने लगता है। ओलिविया पूछती है तुम्हारा दोस्त कहाँ है। यूरी उन्हें अपने दोस्त की लाश दिखाता है और कहता है कि वो अचानक गिर गया और कहता है कि वो भी इस दीवार पर रिसर्च कर रहा था। सब दुखी हो जाते हैं। उनके मन में यही सवाल था कि क्या बाहर की दुनिया भी खत्म हो चुकी है, क्या बाहर निकलना सुरक्षित होगा। इन्हीं सवालों के बीच मार्विन, उसकी पत्नी और ओलिविया ने बाहर जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि इस घर में कैद रहना अब ठीक नहीं है। सभी लोग उस कमरे से बाहर निकल पड़े। बूढ़े आदमी की पोती ने वहीं रुककर यूरी के दोस्त के काम की जांच करने का फैसला किया। यूरी ने बताया
कि उसका दोस्त भी इस रहस्यमयी दीवार के तनाव में अपनी जान खो बैठा। ये सुनकर बूढ़े आदमी की पोती भी बाकी लोगों के साथ बाहर निकल गई। सभी ने मिलकर फर्श तोड़ा और बेसमेंट में पहुंचे। वहां उन्हें एक सुरंग मिली और वे उसका दरवाजा खोलने लगे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। अंदर फिर से वही ईंट की दीवार थी। गुस्से में मार्विन ने हथौड़े से दीवार पर वार किया। टिम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे शांत करने के लिए बंदूक निकाल ली। मार्विन ने चालाकी से बंदूक छीन ली और दीवार पर गोलियां चलाने लगा। गोली दीवार के पास जाकर रुक गई और थरथराने लगी। टिम चिल्लाया, सब लोग नीचे झुक जाओ। सभी ने ऐसा ही किया और गोलियां उनके ऊपर से निकल गई, लेकिन बूढ़ा आदमी समय पर नहीं झुक पाया और एक गोली उसे लग गई। उसकी पोती रोते हुए मदद के लिए पुकारने लगी। मार्विन उसकी मदद करने आया, लेकिन बूढ़े आदमी की पोती उस पर चिल्लाने लगी। देखते ही देखते बूढ़े आदमी ने वही दम तोड़ दिया। बूढ़े आदमी की मौत के बाद सभी यूरी के दोस्त के कमरे में इकट्ठा हुए। मार्विन की पत्नी ने पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो हम सबको एक साथ जोड़ती है। उसने अपने बचपन की कहानी सुनाई, जब वो मौत के मुंह से बाल बाल बची थी। बूढ़े आदमी की पोती ने बताया कि उसकी मां कैंसर से मर गई थी। यूरी ने अपने पुलिस के दिनों की बात बताई, जब उसने एक आदमी को मार दिया था। फिर सबने टिम और उसकी पत्नी से पूछा। ओलिविया बताने लगी, लेकिन टिम ने उसे रोक दिया। फिर भी उसने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था। टिम गुस्से में दूसरे कमरे में चला गया। ओलिविया भी उसके पीछे गई और उन दोनों के बीच फिर से तीखी बहस शुरू हो गई। ओलिविया ने कहा, हमारे बच्चे की मौत के बाद तुम सिर्फ अपने काम में व्यस्त हो गए और मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की। मुझे सारा दर्द अकेले सहना पड़ा। टिम ने खुद को शांत किया और दूसरों से कहा, हमें यहां बेकार नहीं बैठना चाहिए। टिम ने बिल्डिंग मैनेजर के कमरे में सबूत ढूंढने का सुझाव दिया। बूढ़े आदमी की पोती ने कहा कि उन्हें यूरी के दोस्त के काम की भी जांच करनी चाहिए, शायद वहां से कुछ पता चल सके। इसके बाद टिम, मार्विन और उसकी पत्नी बिल्डिंग मैनेजर के कमरे में गए, जबकि ओलिविया और बूढ़े आदमी की पोती ने यूरी के दोस्त का काम देखने का फैसला किया। यूरी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बिल्डिंग मैनेजर के कमरे में टिम ने पाया कि यह कमरा ऊपर के कमरे से छोटा है। उसने एक दीवार की जांच की और एक गुप्त कमरे का पता लगाया। मार्विन को एक रिमोट भी मिला जिस पर पासवर्ड लगा था। उन्होंने रिमोट पर पाउडर डाला और 4 अंकों पर उंगलियों के निशान मिले। उधर ओलिविया और बूढ़े आदमी की पोती ने यूरी के दोस्त के कमरे से उसका बिजनेस कार्ड ढूंढा। कार्ड से पता चला कि वो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था और रक्षा तकनीक से जुड़ी एक कंपनी में था। इसका मतलब ये सभी तकनीकें खतरे को रोकने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने यूरी से पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसके दोस्त ने कभी अपने काम के बारे में ज्यादा बात नहीं की। वो बस इतना जानता था कि उसका दोस्त एक प्रोग्रामर था। आगे की तलाश में उन्हें उसके दोस्त का लैपटॉप और फोन टूटा हुआ मिला। यूरी ने बताया कि जब भी उसका दोस्त कुछ समझ नहीं पाता था तो वो चीजों को दीवार पर मारकर तोड़ देता था। उन्हें एक कागज मिला जिस पर एक कोड लिखा था। शायद ये कोड दीवार खोलने का था। यूरी हंसने लगा और कहा, अगर दीवार खुली तो बाहर से हानिकारक किरणें आएगी और सबको मार डालेंगी। तभी मार्विन की पत्नी आई और बताया कि उन्हें कुछ मिला है। ओलिविया और यूरी जांच करने के लिए ऊपर जाने लगे, जबकि बूढ़े आदमी की पोती ने वहीं रहकर और रिसर्च करने का फैसला किया। टिम ने अलग अलग पासवर्ड आजमाए और गुप्त दरवाजा खोल लिया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां कंप्यूटर लगे हुए थे, जिन पर उनके सभी कमरों में लगे कैमरों की फुटेज चल रही थी। उन्होंने फुटेज चेक की और पता चला कि ये दीवार पूरी बिल्डिंग पर एक रक्षा प्रणाली की तरह फैली है। उसी दौरान बूढ़े आदमी की पोती ने यूरी के दोस्त के शव की जांच की। जब उसने उसका स्कार्फ हटाया तो उसे गले पर गला दबाने के निशान दिखे। दूसरी ओर जब टिम और मार्विन यूरी के दोस्त के कमरे की जांच कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि यूरी वहां नहीं है। यूरी के गायब होने के बाद सब उसे ढूंढने लगते हैं। मार्विन यूरी के कमरे में जाता है, जहां यूरी अपने दोस्त के कुछ दस्तावेजों को जला रहा था। इसी दौरान टिम और अन्य लोग सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि यूरी ने ही अपने दोस्त का गला घोंटकर उसे मारा था। मार्विन पास ही बिस्तर पर बूढ़े आदमी की पोती को मृत देखकर यूरी पर चिल्लाता है, लेकिन यूरी कहता है कि वो ये सब सबकी जान बचाने के लिए कर रहा है। टिम बंदूक लेकर आता है और देखता है कि यूरी मार्विन का गला दबा रहा है। यूरी टिम पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। तभी मार्विन उठकर टिम को बचाता है। बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि यूरी को मारो मत, हो सकता है उसे बाहर निकलने का रास्ता पता हो। टिम उसे बेहोश करके कुर्सी से बांध देता है।
सब लोग बूढ़े आदमी की पोती की मौत से दुखी होते हैं। मार्विन की पत्नी सोचती है कि शायद यूरी ने अपने दोस्त को इसलिए मारा होगा क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। वे जले हुए कागज पर लिखे कोड को समझने की कोशिश करते हैं। मार्विन की पत्नी और जानकारी के लिए वीडियो देखने जाती है। जले हुए कागज से पता चलता है कि कोड एक सीक्वेंस की तरह है जो एक खास कोड की ओर इशारा करता है, ठीक वैसे ही जैसे बिल्डिंग पर लगी ईंट की दीवार एक खास सीक्वेंस में बनी है। ओलिविया को यूरी के दोस्त का एक बिजनेस कार्ड मिलता है जिससे पता चलता है कि उसकी कंपनी का पता वही है जहां भयानक आग लगी थी। वो यूरी को जगाकर पूछती है कि उसके दोस्त ने ईंट की दीवार कैसे खोली। यूरी बताता है कि बाहर सब कुछ खत्म हो गया है और वो अंदर सुरक्षित है। टिम हवा में गोली चलाकर उसे डराता है और पूछता है, क्या ये दीवार तुम्हारी कंपनी ने बनाई है? यूरी जवाब देता है कि ये दीवार एक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जिसे हर तरह के हमलों से बचाव के लिए बनाया गया है। ओलिविया सवाल करती है, अगर बाहर सब कुछ खत्म हो गया है तो तुम्हारा दोस्त बाहर क्यों जाना चाहता था? यूरी बताता है कि उसके दोस्त को शक था कि उस आग की वजह से उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई है। मार्विन कहता है कि उसके दोस्त का शक सही था और उन्हें भी उस पर भरोसा करना चाहिए। मार्विन की पत्नी बताती है कि यूरी का दोस्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। टिम कहता है कि वो एक ऐसी ऐप बना रहा था जिससे ये ईंट की दीवार खुल सके। वे देखते हैं कि यूरी ने उसका फोन और लैपटॉप तोड़ दिया था। वे टूटे हुए फोन को कंप्यूटर से जोड़ते हैं और समझते हैं कि फोन एक चाबी है और दीवार पर बने चौकोर हिस्से ताले हैं। यूरी के दोस्त ने फोन के फ्लैश का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला था क्योंकि फ्लैश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। टिम ऐप को ठीक करता है और वे दीवार के पास जाते हैं। वे ऐप चलाते हैं जिससे फोन का फ्लैश चालू हो जाता है और दीवार में एक रास्ता बनने लगता है। मार्विन की पत्नी अपना हाथ दीवार के अंदर डालती है और कहती है कि उसे गर्मी महसूस हो रही है। अचानक वो घबराकर कहती है कि उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा और कोई उसे अंदर खींच रहा है। सब उसे खींचने की कोशिश करते हैं। दीवार बंद हो जाती है और मार्विन की पत्नी का आधा शरीर कटकर उनके पास गिर जाता है। मार्विन उसकी मौत से सदमे में आ जाता है। यूरी ये देखकर हंसने लगता है। गुस्से में मार्विन यूरी को गोली मार देता है और फिर खुद भी अपनी जान ले लेता है। अब सिर्फ टिम और उसकी पत्नी बचे हैं। वे उदास बैठे हैं और सोचते हैं कि सब खत्म हो गया है। टिम की पत्नी कहती है कि जब उनका बच्चा चला गया था वो बहुत दुखी थी और उसे टिम की जरूरत थी, लेकिन टिम उससे दूर था। टिम कहता है कि वो शुक्रगुजार है कि उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। ओलिविया जवाब देती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। फिर दोनों फैसला करते हैं कि वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। वे फिर से ऐप चलाते हैं और देखते हैं कि बटन दबाने पर फ्लैश अलग अलग क्रम में सक्रिय होता है, कभी 6, कभी 4 तो कभी सिर्फ 1 या 2 बार। वे यूरी के दोस्त ने जिस रास्ते का इस्तेमाल किया था उसे देखने के लिए वीडियो देखते हैं। वे नीचे जाते हैं और ऐप के जरिए दीवार खोलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक यूरी, जो जिंदा था, टिम पर हमला कर देता है। फिर वो ओलिविया का पीछा करता है जो बेसमेंट में गिर जाती है। टिम भी उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिराता है और खुद भी वहां आ जाता है। टिम और उसकी पत्नी भागने लगते हैं और यूरी भी उनका पीछा करता है। अंदर आने के बाद वे दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन यूरी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहता है। टिम अपनी पत्नी को फोन देते हुए कहता है, दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी कोड डालकर दरवाजा खोलती है, लेकिन यूरी अंदर आ चुका था और टिम पर हमला करता है। दोनों एक दूसरे का गला घोंटने लगते हैं। यूरी टिम को नीचे गिरा देता है और टिम अपनी पत्नी को अकेले जाने के लिए कहता है। इससे पहले कि यूरी उस पर हमला कर पाता, टिम की पत्नी हथौड़े से पीछे से उस पर वार करती है और यूरी मर जाता है। अब वे दोनों सुरंग से आगे बढ़ते हैं और बाहर निकल आते हैं। बाहर वे देखते हैं कि ईंट की दीवारों ने पूरे शहर को घेर रखा है। वे हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपनी कार दिखती है जिसमें बैठकर वे पेरिस के लिए निकल पड़ते हैं। रेडियो पर खबर आती है कि दरअसल आग की वजह से कंपनी का एडवांस नैनोटेक सिस्टम सक्रिय हो गया था और पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया है। अगर उन्हें खुद को बचाना है तो उस एडवांस नैनोटेक सिस्टम को बंद करना होगा। और यहीं पर हमारी ब्रिक मूवी खत्म हो जाती है।